हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का डेली प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 MCQ देखते हैं और ये हमारा सेट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और इस वीडियो में आपको 50 MCQ के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए, इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग को 1859 ईस्वी में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई थी। 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा उसने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो का कट ऑफ क्या है। जनरल कैटेगरीज के लिए 43, BC के लिए 41, SC कैटेगरीज के लिए 36, ST के लिए 39 और EWS के लिए 40 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की गई थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, श्रीरंगपट्टनम के संधि से संबंधित अक्सर पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा कि 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी और इस संधि पर अंग्रेज की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राज्य क्षय या फिर हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, किसने लागू किया था। ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरू की थी वह किसके बीच से थी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किनके बीच थी। कलकत्ता और आगरा के बीच था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कथक कहाँ का नृत्य शैली है। कथक कहाँ का नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उत्तरी भारत। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि कथक नृत्य जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था और कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। ये भी याद रखेगा, यानी कथक राजस्थान की भी नृत्य शैली होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कारक किसने किया था, यानी कि सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है। सितार के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अमीर खुसरो से रिलेटेड अक्सर पेपर में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन। ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, यानी अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया। और तुगलकनामा इनकी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राही जो है वो सर्वाधिक प्राचीन लिपि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे, तो ये गणित की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। लीलावती के रचनाकार कौन थे, भास्कराचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, बताइए। तो जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नीचे कमेंट करके बताइए कि सिखों के कौन से ये गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के कौन से गुरु थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ।
20,000 से प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री टेस्ट सीरीज। हमारी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और एवरी संडे BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। जब इतना कुछ फ्री में है तो आपको इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेना चाहिए। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें BPSC गोल और यूज़ करें मेरी रेफरल कोड निरंजन 10, ठीक है। और फिर आपका ये फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकेंगे सारी फ्री क्लासेस और दे सकेंगे फ्री मॉक टेस्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था शुरू किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था 1849, इन्हीं के समय यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और इनकी प्रथम सफलता मानी जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम ये पढ़ सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुष्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था 1850 में। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध लड़ा गया था, जिसका परिणाम था वर्मा का हार तथा लोअर वर्मा एवं पीगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय 1852 में। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर्थिक, ठीक है। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो किस चालुक्य शासक को है? तो सही आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। ए को टिक करेंगे, पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न क्या है कि सिनेगॉग, जिसको हम लोग कहते हैं आराधनालय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिनेगॉग, अक्सर आपको हिंदी में ये देखने को मिलता है सिनेगॉग, तो पूजा की जगह है। सिनेगॉग जो वो किसकी पूजा की जगह है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी, यानी कि यहूदी धर्म, ठीक है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो अगर आपने हमारे मॉर्निंग वाली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने आज की इस वीडियो में ही कंप्लीट करा था इस टॉपिक को। मैंने आपको बताया कि सुबह में हमारा मॉर्निंग में लूसेंट जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है, तो उसी में ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था। बैरन एवं नारकोंडम जो द्वीप है वो भारत का एकमात्र, ठीक है, सॉरी एकमात्र नहीं, 2 कह सकते हैं कि 2 ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कर्ण दोनों के समान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? समझते हैं इस तरह से, मान के चले कि ये कोई पृष्ठ है और यहाँ से इस पर प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या होता है कि इस चिकने सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है, और इनके बीच हम कह सकते हैं कि एक अभिलंब होता है। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये हमारा होता है आपतित किरण, ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा जो होता है वो कह सकते हैं कि हमारा ये परावर्तित किरण। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है कोण आई, और परावर्तन किरण के बीच का जो कोण बनता है कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और यही होता है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कूलाम का नियम। क्लियर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप, आइसोटॉप का मतलब हिंदी में कह सकते हैं समस्थानिक, वह नाभिक है जिनमें क्या होता है, जिसमें कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा बी को टिक करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धनायन तब बनता है जब, धनायन तब बनता है जब,
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। क्लियर, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब उस पर धनायन चढ़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। यानी कि तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। द्विप्रकृति पाई जाती है किसमें, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, पास्चर प्रसिद्धि है, पास्चर जो है वो किस कारण की वजह से यहाँ पे प्रसिद्ध थे। पास्चर यहाँ पे सही आंसर होगा कि रोगों के जर्म थ्योरी के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। जर्म थ्योरी जो है उन्होंने ही दिया था पास्चर ने, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। एक्चुअली ये लूसेंट में ऐसा क्वेश्चंस नहीं था, थोड़ा सा मैंने इसमें बदलाव किया है। बताइए, देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी जीव है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं इनमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। हम यहाँ पे पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि छोटे आकार के प्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्म कहते हैं, जिनका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोप्लाज्म को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय या फिर कह सकते हैं अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। सबसे अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइक्रोप्लाज्म सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं, ठीक है, सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं माइक्रोप्लाज्म, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें हैं जो विकसित होती हैं किस तरह से, तो मूलांकुर से विकसित होती हैं, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि गाजर है, गाजर क्या है आपको बताना है। तो गाजर एक प्रकार का जड़ होता है, ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। और जड़ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम आदि जो पौधे होती हैं वो जड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि परासरण की परिभाषा है। तो देखिए परासरण की परिभाषा की सही आंसर बात करें तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अर्धपरागम्य कला से होकर के कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक, यानी कि जल का प्रवाह जो होता है वो परासरण की परिभाषा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है, तो वो जल से आता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसमें कोई संस्थापक या फिर एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय रूप से माना जाता है, वो है शिंतो धर्म, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, शिंतो धर्म। अगला प्रश्न देखिए क्या, वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम की हत्या की गई थी अशोक के द्वारा, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। यही तो है कि सुबह में आपने पढ़ा, अगर आपने वो सुबह में याद नहीं किया तो अभी बस आपको देख करके याद हो जाएगा। मॉर्निंग का ही ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी क्षेत्र, मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय में बांटा गया, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश हो जाता है चीन। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सीमा साझा की जाती है वो चीन के द्वारा की जाती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि कितने देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल तट जो था वो पूर्वी तट का भाग है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। किस प्रकार हुई है, तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, प्रवाल उत्पत्ति से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है,
तो पत्तों में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें होता है, ठीक है, उसी के कारण होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि आनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है? आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मेंडल, ठीक है, ग्रेगर मेंडल जो थे उन्हें आनुवांशिकता के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत को माना गया है, कह सकते हैं राज्यों की एक यूनियन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जिसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत को धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी एक अपना धर्म नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा शक्तियों का विभाजन कनाडा, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा अथवा अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसको थोड़ा बारीक से समझेंगे हम लोग। अस्थायी लोकसभा का अस्थायी यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है, जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में लोकसभा के चुने हुए सदस्य चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, अपने अपने पार्टी के नेताओं का नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर राष्ट्रपति को जिस नेता का कार्य और अनुभव सबसे पुराना और अच्छा लगता है उनको वह लोकसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, ठीक है, और वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। और साथ ही साथ इनके दो कार्य भी होते हैं, आप इन कार्य को भी पढ़ सकते हैं कि उनके दो कार्य, संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना एवं नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो आई होप कि आपका ये सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा और आपने समझ भी लिया होगा कि प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, मैंने आपको करंट में बहुत बार बता चुका हूँ कि अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, बताइए कमेंट करके, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। सुबह में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर? और वो सागर है सरगेसो सागर, ठीक है, सरगेसो सागर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रकाश तरंगे, अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता हो चुका होगा कि प्रकाश यानी कि प्र, तो अनुप्रस्थ में भी प्र, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये बनता है कि स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुआ? स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुआ? तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1869 में बनकर के तैयार हुआ। देखिए क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी, कभी कभी पूछा था कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर, ठीक है, 168 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहला विचार जो प्रस्तुत किया गया था वो एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारतीय योजना निर्माण के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, साथ ही साथ निर्धनता निर्मूलन करना, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 50 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली है। नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपकी स्कोरिंग क्या रही और आपकी आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बात करते हैं क्यूज के क्वेश्चंस। तो आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन ये कि सुनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा।
हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। फ्री कंटेंट के साथ साथ अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाए अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, जो कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे कभी भी देखने के लिए। तो हुई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। आइए जान लेते हैं प्लस कोर्सेज़ के बारे में। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इन दोनों बैचेज में आपको फुल गाइडेंस मिलेगा बिहार के टॉप एजुकेटर से। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में अनअकैडमी के साथ। अगर आपने इस बार का बीपीएससी प्रीलिम्स दे दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आपके सारे जीएस के टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे। उसी के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सारे कोर्सेज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि अनअकैडमी पर सारे कोर्सेज़ पढ़ने के लिए बस एक ही सब्सक्रिप्शन लगता है। तो सारे बीपीएससी कोर्सेज़ जो प्लेटफॉर्म पर है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी, बस एक बीपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने से। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल बीपीएससी चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे कोर्सेज के लिए इनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट पाने के लिए मेरे रेफरल कोड निरंजन 10 का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। निरंजन 10 मेरा कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और क्रैक कीजिए बीपीएससी को। तो बीपीएससी